तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें पहला यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हो अभी क्लास 11th में। ओके, तो आपको फिलहाल अभी तक जो पता है वो है कि साइंस क्या होती है। साइंस में आपने 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा होगा। आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके अलावा आपने लाइफ साइंस मतलब बायो के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, अभी अलग से फिजिक्स के साथ एज अ सब्जेक्ट कैसे हम डील करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। उसके बाद में इसकी डिफरेंट ब्रांचेस में आपको फिजिक्स के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले साइंस क्या होती है। देखो, अगर हम सिंपली साइंस की बात करें तो सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, जिससे होकर गुजरेंगे तो वो हमें एक डेफिनेशन उसको दे देंगे कि ये होती है साइंस। आप सिंपली साइंस को डिफाइन करो तो आप ये बोलोगे साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब कि एक सिस्टम वाइज चलेगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा, जिसमें सबसे पहले है आपके सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि ये जैसे मार्कर है आपके पास, तो इसको आप अगर देखो, सबसे पहले इसको आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व कैसे करोगे, देखोगे कि इसका जो अपर वाला पार्ट है वो एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा, इसका जो लोअर वाला पार्ट है वो भी आपको सर्कुलर दिख रहा है। यहां भी बहुत सारे सर्कल से बना हुआ एक आपको हाइट दिख रही होगी। मतलब बहुत सारे सर्कल 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 एक दूसरे के ऊपर रख रख के एक बन जाता है क्या, आपके पास एक हाइट बन जाएगी। तो ये बना एक नई शेप जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि उसको हम सिलेंडर का नाम देते हैं। ओके, जिसके दोनों पार्ट्स यहां पे सर्कुलर हो। ये सिर्फ इस मार्कर की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिलेंड्रिकल शेप्स कितनी है हमारे पास, वो एक 3 डायमेंशन शेप होती है। ओके, जैसे इसकी हाइट आ गई, इसका एक बेस आ गया, बेस और हाइट आने से इसकी क्या बन गई, 3 डायमेंशन। ओके, बेस सर्कुलर है और इसके साथ इसकी हाइट है, तो 3 डायमेंशंस बन गई। अब हमने इसको ऑब्जर्व कर दिया, इसको ऑब्जर्व किया क्या कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसका ये पार्ट सर्कुलर है, अपर पार्ट सर्कुलर है, यहां एक लेंथ है हमारे पास या हाइट क्या लो, तो 3 डायमेंशंस बन गई। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो, ये भी हमने पढ़ा है कि जब आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप आती है, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो। ओके, या सर्कमफ्रेंस निकाल लो या किसी की हाइट निकालोगे, तो इस निकालने को तो कैलकुलेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले जब हमने इसको ऑब्जर्व किया था, अब इसकी हमने कैलकुलेशन कर दी। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना, फिर कैलकुलेट करना। अब देखो, मुझे ये बताओ, ये सिंपली मेरे पास ऐसे पड़ा हो, मुझे पता ना हो कि इसको क्या करते हैं, तो क्या पता चलेगा। ये तो सिर्फ एक मेरे लिए सिलेंडर है बस। लेकिन जब मैंने इसको खोला तो मुझे पता चला, हाँ ठीक है, इससे हम लिखते हैं, चलो लिख भी सकते हैं हम इससे। और फिर इसको बंद कर दिया। अब इस तरह से इसको खोला तो हम इसको खोल सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं। ये खोलना, जोड़ना, लिखना या इसका क्या काम है क्या नहीं है, ये सब क्या मैं कर रहा हूं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं मैं। ओके, इसको देखा, ऑब्जर्व किया, इसकी कैलकुलेशन करी, उसके बाद इसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। मतलब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ऑब्जर्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो लास्ट पे वेरिफिकेशन होती है। जब हम एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेकर या फिर उनको दिखाकर वहां पे वेरीफाई करवाएंगे कि ये हमने किया है, ये एक तरीका होता है इसमें एक्सपेरिमेंट करने का, तो हमारी थ्योरीज बन जाती हैं, हमारे लॉज बन जाते हैं। तो वो होती है लास्ट में वेरीफिकेशन। तो साइंस ये है, आप सबसे पहले चीज को ऑब्जर्व करो, फिर उस चीज की कैलकुलेशन करो, फिर उस चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करो और लास्ट में उसकी वेरिफिकेशन करवाओ। तो ये जो 4 स्टेप्स से गुजरोगे तो हमें डेफिनेशन मिलेगी किसकी, साइंस की। आप ये कहोगे कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चले ना। देखो, पहले ऑब्जर्व किया, फिर कैलकुलेट किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर वेरीफाई किया, तो मतलब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। तो जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो तो हम ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ या विद व्हिच इज दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड फाइनली वेरिफिकेशंस। तो इसको हम नाम देते हैं साइंस का। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशंस। अब देखो, जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ एक वर्ड है। लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नाउ, जानना। अब देखो, जानना तो ठीक है, लेकिन किसके बारे में जानना,
पूरी कुदरत के बारे में, हमारे आस पड़ोस आस पास में जो कुछ भी है उसके बारे में जानने को हम बोलते हैं साइंटिया, यानी साइंस। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब साइंस होता है। तो लैटिन का मतलब क्या, लैटिन वर्ड में इस ये जो साइंटिया है इसका मतलब होता है टू नाउ, यानी कि जानना। किसके बारे में जानना? नेचर, और नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिनास होते हैं उनके बारे में जानना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? साइंस। ठीक है, अब देखो मेन मकसद क्या होता है हमारा साइंस में? टू नाउ अबाउट द नेचर एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू द नेचर, वही बात है। अब खास तौर पर देखो तो साइंस की दो ही ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल साइंस और एक है सोशल साइंस। ओके, तो साइंस की दो ब्रांचेस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। अब देखो फिजिकल साइंस वो साइंस होती है या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स किस चीज से बना हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी यूनिवर्स किस चीज से बना है, इस पूरी दुनिया में आप देखोगे या तो जिंदा चीजें होंगी या नॉन लिविंग या लिविंग। ओके, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब हम स्टडी करते हैं, है ना, तो जो जो उसमें ब्रांचेस आती हैं वो फिजिकल साइंसेस है। तो फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गई, तो ये सारे सब्जेक्ट फिजिकल साइंस में आते हैं। ओके, तो फिजिकल साइंस इंक्लूड्स द फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स फिजिकल साइंस में आते हैं। दूसरी तरफ जो हम सोशल साइंस की बात करते थे, तो सोशल साइंस क्या होती है? सोशल साइंस है जो सोसाइटी के बारे में जिसमें हम पढ़े, हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, हम समाज के बारे में, हम अपने मुआशरे के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, तो उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में क्या आ गया? हम हिस्ट्री, लोगों के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं, बुद्ध भी तो एक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें, जो सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी तो है स्टडी, इसकी सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस में ये सब इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, तो ये सब इसमें आता है सोशल साइंस में। साइंस की दो ब्रांचेस, एक फिजिकल साइंस, एक सोशल साइंस। ओके, तो ये पता चल गया होगा आपको। अब देखिए साइंस तो ठीक है, साइंस के अंदर हमने फिजिकल साइंस के अंदर हमने साइंस के अंदर पढ़ा फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के अंदर हमने पढ़ा फिजिक्स के बारे में। ओके, तो फिजिक्स के बारे में हमने यहां पे देखा कि फिजिक्स भी एक जो है ब्रांच है, किसके अंदर आती है? ये फिजिकल साइंस है। ओके, फिजिकल साइंस इंक्लूड करती है बीच में फिजिक्स। तो फिजिक्स ही हमारा सब्जेक्ट है, तो उसी के साथ हम डील करेंगे। इस पूरे जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में भी, तो हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही फिजिक्स है हमारा। ओके, तो आप देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स भी फिजिकल साइंस या आप साइंस भी बोल सकते हो। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल फिनोमिना, जो नेचर के बारे में फिनोमिना होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो फिजिक्स डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना। अच्छा, वर्ड जो फिजिक्स है, जैसे साइंस आया साइंटिया से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड से आया फ्यूजिस। ओके, ये जो फिजिक्स है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है फ्यूजिस। तो फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। इसका मतलब जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं इसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। ये एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, जिससे फिजिक्स वर्ड को डिराइव किया गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? फ्यूजिस, नेचर। तो नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम क्या कोशिश करते हैं? हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उनको इस तरह से मेजरमेंट की जाए कि बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी, मतलब कि जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आए। हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो रिजल्ट आए फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी मेजरमेंट ऐसे हो कि जो रिजल्ट आने पर वो एक्यूरेट वैल्यू हो। तो हमारी यही कोशिश होती है। ओके, और उसके बाद देखो फिजिक्स जो है ना, इसलिए क्योंकि मैंने मेजरमेंट की बात की, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना। ओके, तो हमने मेजरमेंट की बात कर ली। हमने कहा ना कि फिजिक्स में ये भी करते हैं, तो इसलिए फिजिक्स को नाम दे दो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, क्योंकि इसमें हमने मेजरमेंट्स की हैं। ओके, तो फिजिक्स इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखो, जब हमने बात की है नेचर की, हमने कहा ना कि फ्यूजीज, जो कि जिसका मतलब ही नेचर है, तो नेचर में क्या चीज बच जाती है? सब कुछ तो इंक्लूड है। अब उसमें मैटर है। मैटर कोई भी चीज है जिसका कुछ तो मास हो, और जहां पे रखो उस जगह को वो घेर ले, that occupies some space and has some mass। तो ठीक है ना, तो ये उसकी डेफिनेशन है मैटर की। तो मैटर, अच्छा उसके अलावा और क्या बचा? और हमारे पास एनर्जीज की इतनी फॉर्म्स बचती हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो इतनी केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी और मैटर के अलावा नेचर में क्या है? तो बहुत वास्ट एरिया कवर हो जाता है नेचर का। तो इसलिए हम ये बोलते हैं
कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की या फिजिकल साइंस की जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। क्योंकि नेचर में मैटर और एनर्जी है, तो हम ये कहेंगे कि मैटर और एनर्जी के साथ डील करने वाली साइंस जो होती है, उसकी जो ब्रांच होती है, फिजिकल साइंस की जो ब्रांच होती है, वो फिजिक्स है। तो ये भी हमने एक अलग से उसको डेफिनेशन दे दी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को समझने के लिए हमें जो सब्जेक्ट हेल्प करता है वो फिजिक्स है। ओके, अब फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिक्स। देखो, किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, अपनी जगह पे है तो अपनी जगह पे ही रहेगी। क्लास 9th में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक चीज जहां पे है वहीं पे रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आएगी, लेकिन अगर तब उसको रोकने वाली फोर्स कोई ना हो तो वो हमेशा चलती रहेगी। यही तो लॉ है इनर्शिया का। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही यही कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक चीज को फोर्स नहीं लगाओगे तो अपनी जगह पे, ये डेस्क यहां पे पड़ा ना, 20 साल भी इधर ही रहेगा। अगर इस पे बाहर से फोर्स ना लगे, हवा से ये हिले ना, या हम इसको खुद से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स ना लगा दें, तो ये यहीं पे रहेगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी को फोर्स अप्लाई करते हो तो जो चीज है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। तो इसी को तो मोशन बोलते हैं। तो उस मूवमेंट करने वाली बॉडीज के बारे में जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंडर हम स्टडी करते हैं तो वो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन में जो बॉडीज होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो मोशन में बॉडीज कब आई? जब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगी। एक्सटर्नल फोर्स लगी तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई। अरे, मोशन के रिलेटेड बॉडीज के बारे में पढ़ना मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना, उसके डिस्टेंस के बारे में पढ़ना, उसकी स्पीड के बारे में पढ़ना, उसके एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना। तो ये सब चीजें जब उस मोशन के रिलेटेड आप पढ़ते हो ना, तो वो एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको आप मैकेनिक्स कहते हो। आप कहोगे हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं भाई, मतलब फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो देखो वर्ड से ही है, थर्मो का मतलब ही हीट होता है। तो हीट के बारे में स्टडी करते हैं हम फिजिक्स की एक ब्रांच के अंडर जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि हीट, अब हीट पैदा कैसे हुई, हीट आई कहां से, यानी सोर्स ऑफ हीट क्या था, ये भी डिपेंड करता है इस पे भी। उसके बाद हीट तो आई, अब हीट किस रास्ते से आई, जिस रास्ते से आई उसको हम बोले हीट ट्रांसमिट हुई है। वहां से यहां तक हीट ट्रांसमिट होना, ट्रांसमिशन चाहे उसकी प्रोडक्शन मतलब जहां से वो फॉर्मेशन हुई, यहां से वो सोर्स से हीट निकली है। ओके, और तो लास्ट में ये क्या असर दिखाएगी अपना हीट, क्या ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्या हम जो हीटर से हीट लेते हैं वो है, या इंडक्शन ओवन जो होते हैं वो हीट का क्या यूज करते हैं। तो मतलब ये हीट जो है ना आगे कन्वर्ट, आगे अपना इफेक्ट क्या दिखाती है। जब क्लॉथ को हम आयरनिंग करते हैं ना, वो भी अपना इफेक्ट हीट ही दिखा रही है ना। ओके, तो ये मतलब हीट अपना इफेक्ट क्या दिखाती है, वो उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है वो, और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में जब हम एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं फिजिक्स की, उसी ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब ही हीट। ओके, अब उसके बाद है एकॉस्टिक्स। ओके, जैसे हमने हीट के बारे में स्टडी किया, अगर हम साउंड के बारे में स्टडी करें, हम ये देखें कि सोर्स जिससे साउंड निकली है उसके बारे में स्टडी करें। जिस लिसनर, जो लिसनर कौन होता है? साउंड को सुनने वाला। सोर्स कौन होता है? जहां से साउंड निकलती है, जहां पे पहुंची वो लिसनर है, सुनने वाला है उस साउंड को। ओके, तो सोर्स से लिसनर तक साउंड आई। अब सोर्स के बारे में स्टडी करना, जहां से वो साउंड पैदा हुई है, रास्ते से आई, वो ट्रांसमिट हुई, वो प्रोपोगेट हुई साउंड, तो जिस रास्ते से आई वहां पे उसका प्रोपोगेशन है। साउंड सोर्स से निकली, जहां पे जिस रास्ते से आई वो वहां से ट्रांसमिट हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, और लास्ट पे इफेक्ट क्या दिखाया, हम उसको सुन पाए। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक जो इंसान बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो एक जो बोल रहा है ना वो सोर्स है साउंड का, उससे साउंड आवाज निकल, उसके मुंह से आवाज निकल रही है तो वो सोर्स बना। अब रास्ते से होके जा रही है, एयर के पार्टिकल्स के साथ टकराकर हमारे कानों तक पहुंच रही है, दूसरे आदमी के कान तक पहुंच रही है, जैसे मेरी आवाज आप सुन रहे हो। ओके, तो मैं एक सोर्स हो गया, आप लिसनर हो, तो रास्ता जो हम सबके बीच में है। ओके, हमारे बीच का जो रास्ता है, यहां से क्या हो रही है, साउंड प्रोपोगेट हो रही है और एक वेव की फॉर्म में आप तक पहुंच रही है। ओके, ये इसके बारे में ना आपके लास्ट चैप्टर है, ये वेव्स के रिलेटेड है। ओके, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, उसमें आपको मैं साउंड के बारे में और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा कि सोर्स से निकलने पर लिसनर तक जाने तक वहां साउंड के बीच बीच में क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, ये सब चीजों के बारे में हम वहां पे स्टडी करेंगे। ओके, तो ये था एकॉस्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स क्या होता है। हमने एकॉस्टिक में साउंड की स्टडी की, हमने ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, हम ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी करते हैं।
लाइट कहां से आई, लाइट का सोर्स क्या था, लाइट किस रास्ते से आई, किस तरह से प्रोपोगेट किया वेव की फॉर्म में, लास्ट पे इसने अपना असर क्या दिखाया, इसने रोशनी कर दी। मतलब कि लाइट के बारे में ही उसके रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना, किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है, कहां कहां होती है, कब कनकेव लेंस में किस तरह से काम करती है, ये कन्वेक्स लेंस में कैसे करती है, मिरर्स में कैसे करती है, ये तो इस सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना लाइट एज अ वेव, तो वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट करते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसमें टोटली जो पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो वहां पे कंसंट्रेटेड होता है छोटे से पार्ट पे सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, तो कोई चार्ज भी नहीं प्लस पॉजिटिव चार्ज जब मिल जाए तो जो बनता है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव प्लस कुछ नहीं, पॉजिटिव ही रहा। तो दूसरा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है। इन सब चीजों के बारे में जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ओके, एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, क्योंकि न्यूक्लियस में भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, उस पूरे एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर्स के बारे में, ये सब जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, देखो जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीजें, ये भी मैटर है, ये भी मार्कर भी एक मैटर है। मैटर मतलब इसका कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा, और जहां पे रखोगे उस जगह को ये घेर लेगा, तो इसका मतलब ये मैटर है। ये किस चीज से बना हुआ, किन पार्टिकल से बना हुआ, उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करने वाली फिजिक्स की ब्रांच को बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। मतलब मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ, उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, जिस ब्रांच के अंडर फिजिक्स की, जिस ब्रांच के अंडर हम ये स्टडी करते हैं, तो उस फिजिक्स की ब्रांच को बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। ओके, लास्ट बचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम देखो, ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रो हुआ तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म हुआ तो कहीं मैग्नेट के साथ रिलेटेड है, मतलब मैग्नेटिज्म के साथ। टेंथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग से चैप्टर पढ़ा है और एक मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, दो चैप्टर पढ़े। अब दोनों को मिला के अगर एक ब्रांच है जिसमें हम दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, दोनों देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो, जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक डिस्टरबेंस बनती है। उस डिस्टरबेंसेस की बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज होती है जैसी एक वेव की होती है। तो इस वेव को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव भी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जब इन चीजों के बारे में, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करो, आप मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करो, तो ये जिस ब्रांच के अंडर आप करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। सबसे पहले मैंने साइंस के बारे में आपको बताया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पहला टॉपिक जो है ना, ये यूनिट है। अभी यूनिट से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, तो वो साइंस और फिजिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो मेन आपके सिलेबस में टॉपिक्स होंगे उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।